नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @24/7 पर। पिछले लेक्चर में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात की थी और मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण वंशों जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की चर्चा की थी। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया था। आज हम बात करेंगे भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे भारत पर हुए पहले विदेशी आक्रमण यानी कि ईरानी आक्रमण की। चलिए 5 मिनट हम ईरानी आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जितने भी रजवाड़े थे और गणराज्य थे वो धीरे धीरे मगध साम्राज्य में विलय कर लिए गए थे। लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत था उसके जो राज्य और गणराज्य थे जैसे कि कंबोज, गंधार और मद्र, इनके राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो इन्हें आपस में जोड़कर रख पाता। इस क्षेत्र में हिंदकुश के दर्रे थे जिनसे होकर आसानी से भारत में घुसा जा सकता था। जहां मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, वहीं ईरान में हकामनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। और भारत पर जो आक्रमण हुआ ईरानी शासक के रूप में, वो पहला आक्रमण था कुरुस या साइरस द्वितीय का, जो भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी था और प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। इसके बाद डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। इसके बाद के कई ईरानी शासक आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा या भारत पर आक्रमण किया, पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली और अंतोगत्वा दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और इस तरह भारत पर अब सिकंदर के रूप में एक यूनानी खतरा उत्पन्न हो गया। चलिए अब हम भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था पर्सिया के हकामनी वंश के शासक ने, और जो था कुरुस या साइरस द्वितीय। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था साइरस द्वितीय, जिसने 550 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन इसे कुछ खास सफलता नहीं मिली थी और वो वापस लौट गया था। अगला प्रश्न है कि किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब एवं सिंध को जीत लिया था? तो भारत पर आक्रमण कर पंजाब एवं सिंध को जीत लिया, ऐसा आक्रमणकारी था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब एवं सिंध के क्षेत्रों को जीत लिया था। अगला प्रश्न है कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के किन अभिलेखों से पता चलता है कि उसने सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीत लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अभिलेख पूछे भी गए हैं कई एग्जाम में कि दारा प्रथम के कौन कौन से अभिलेख थे जिससे पता चलता है कि उसने सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीत लिया था। तो पहला है बेहस्तून अभिलेख, दूसरा है पर्सिपोलिस अभिलेख और तीसरा है नक्शे रुस्तम अभिलेख। ये तीनों ही अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे पता चलता है कि दारा प्रथम ने भारत में आक्रमण किया था और सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों को जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेरोडोटस के अनुसार दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी कौन सा राज्य था या कौन सा प्रांत था? जैसा कि हेरोडोटस के बारे में हम जानते हैं कि हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था एवं भूगोलवेत्ता था और इसने ही सर्वप्रथम इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी इंडिया को बताया था कि दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी इंडिया था और इस क्षेत्र से ईरानी शासकों को 300 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में मिलता था, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। अगला प्रश्न है कि दारा प्रथम की नौसेना का अध्यक्ष कौन था? तो दारा प्रथम की नौसेना का अध्यक्ष था स्काईलैक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा भी गया है 2016 में कि भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो स्काईलैक्स एक लेखक भी था और भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक था। अगला प्रश्न है कि किसकी सेना के भारतीय सैनिक यूरोप की भूमि पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो छयार्स या जरक्सीस, जिसको जरक्सीस भी बोलते हैं, तो जरक्सीस ने क्या किया था? भारतीय सैनिकों को
अपनी सेना में शामिल किया था और यूरोप की भूमि पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय जरक्सिस की सेना के भारतीय सैनिक थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध इतिहासकार टीसीएस किसका राजवैद्य था? जैसा कि हम जानते हैं टीसीएस एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है और ये अर्तजरक्सिस के का राजवैद्य था। टीसीएस अर्तजरक्सिस का राजवैद्य था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किस युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर भारत में पारसीक आधिपत्य को समाप्त कर दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर ने किस युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर भारत पर पारसीक या ईरानी आधिपत्य को समाप्त कर दिया था? तो वो युद्ध था आरबेला या गोगामेला का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व में। ये युद्ध कब हुआ था? 331 ईसा पूर्व में। आरबेला या गोगामेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर भारत में ईरानी आधिपत्य को समाप्त कर दिया था और अब भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था सिकंदर के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत पर ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? यूपीएससी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया कि भारत पर पारसीक या ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो महत्वपूर्ण जो 5 प्रभाव पड़े भारत पर ईरानी आक्रमण के, पहला प्रभाव है कि खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। तो भारत के पश्चिमोत्तर भारत में एक नई लिपि का प्रचार हुआ जो कि खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, इस खरोष्टी लिपि का भारत के पश्चिमोत्तर भारत में प्रचार हुआ, धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रचार हुआ था। अशोक के कुछ अभिलेख जो बंगाल और उड़ीसा से मिले उसमें भी खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। और दूसरा प्रभाव था कि आर्मेक लिपि का प्रयोग हुआ। तो भारत में आर्मेक लिपि का भी धीरे धीरे विकास हुआ था। ठीक है, ये भी ग्रीक यूनानी लिपि बोली जाती है, आर्मेक लिपि। और तीसरी है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन हुआ। जो दारा प्रथम ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, इनको देखते हुए भारत में आने वाले अन्य शासकों ने भी अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा को शुरू किया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जब ईरानी आक्रमण हुआ तो एक रास्ता खुल गया, उस रास्ते से धीरे धीरे व्यापार भी होने लगा। ईरान की चीजें भारत आने लगी, भारत की चीजें ईरान जाने लगी। तो इस तरह ईरानी आक्रमण से विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला और छत्रप शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। जितने भी ईरानी आक्रमणकारी थे उन्होंने एक नई पद्धति की शुरुआत की, शासन की एक नई पद्धति की शुरुआत की जो कि थी छत्रप। अर्थात जितने भी शासक थे वो अपने क्षेत्रों में छत्रपों या प्रांतपतियों को नियुक्त करते थे और उनको छत्रप बोला जाता था और वो शासक की ओर से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन सत्ता को संभालते थे। और छत्रप शासन प्रणाली का विशेष रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलता है शक शासकों के समय। तो शकों की 5 शाखाएं थी और उनके 5 क्षेत्रों से छत्रप रहते थे। तो छत्रप शासन प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण हुआ। अंतिम प्रश्न है कि भारत में पारसीक प्रभाव के कारण कौन से सिक्के प्रचलित हुए थे? तो भारत में जो पारसीक प्रभाव यानी कि ईरानी प्रभाव था उसके कारण चांदी के सिगलोई तथा सोने के डैरेक ये सिक्के प्रचलित हुए थे। तो चांदी के सिगलोई तथा सोने का डैरेक। इसके अलावा भी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जन्म दिवस पर केश प्रक्षालन प्रथा की जो शुरुआत की थी वो भी ईरान से ग्रहण की हुई थी। और अशोककालीन जो स्मारक हैं, जैसे कि उन्होंने जो स्तंभ बनवाए हैं उसमें घंटा के आकार के जो गुंबद बनवाए हैं वो भी ईरान से ग्रहण किए हुए हैं। और अशोक ने जो अपने आदेश दिए थे उनकी प्रस्तावना वो भी ईरान के शासक दारा से ही ग्रहण की हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत पर जो पारसी का ईरानी प्रभाव था वो काफ़ी व्यापक रहा और आने वाले शासकों ने इस प्रभाव के अंतर्गत कई चीज़ों को अपनाया और उनकी भारत में शुरुआत की। तो दोस्तों, आज हमने ईरानी आक्रमण की बात की, ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण की यानी कि सिकंदर के आक्रमण की और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। थैंक यू।